हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेड रे क्लासेस। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन भी एग्जेम्पशन का सेक्शन है जो कि कैपिटल गेन से रिलेटेड है। ये सेक्शन जनरली सारे लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ये कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन रेसिडेंशियल फ्लैट पे जब अगर कैपिटल गेन होता है, मतलब अगर हम किसी रेसिडेंशियल हाउस को अगर हम सेल करते हैं, रेसिडेंशियल हाउस को अगर हम सेल कर देते हैं, ठीक है, उससे जो हमको कैपिटल गेन अराइज हुआ, उस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करने के लिए सरकार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट हमें सेक्शन 54 देता है, ताकि हम इसे यूज़ करके इस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग इसको डिटेल से अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये बस मैंने आपको एक टोटल समरी बता दिया कि आखिर सेक्शन 64 का यूटिलिटी क्या है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम कॉमर्स या फिर सी एस स्टूडेंट को जानना चाहिए। ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी डे टू डे की लाइफ में मोर फ्रिक्वेंट है, ये लोग को जानना चाहिए। तो आइए हम लोग डिटेल अब इसके बारे में जानना शुरू करते हैं कि सेक्शन 54 आखिर होता क्या है। तो सेक्शन 54 कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस के बारे में होता है। इसमें जो कैपिटल गेन हुआ, इसका एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करें, एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करें, वो हमें सेक्शन 54 बताता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने होंगे। किन पे ये एप्लीकेबल होगा वो हम लोग जानेंगे। कब कब इसकी वायलेशन होगी वो हम लोग जानेंगे, और वायलेशन होने पे क्या इफ़ेक्ट होंगे वो हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग डिटेल में आते हैं। तो पहले सेक्शन 54 का एप्लीकेबिलिटी हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेबल ये किस पे है। ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ दो पे, एक इंडिविजुअल और दूसरा HUF। इन दोनों को छोड़कर और कोई भी तीसरा इसका फ़ायदा नहीं ले सकता। मतलब ये जो सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन कोई क्लेम करेगा तो वो दो ही लोग कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक HUF। तो हम लोग पहला सेगमेंट कवर अप कर रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी। आखिर सेक्शन 54 एप्लीकेबल किस पे है, तो वो तुम्हारे इंडिविजुअल पे होंगे और HUF पे। होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। अब आते हैं हम लोग कंडीशंस जानते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंडीशंस सेक्शन
54 को अवेल करने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है? तो पहला कंडीशन जो होगा वो ये बोलता है कि एक ट्रांसफ़र होना चाहिए। किस चीज़ का ट्रांसफ़र होना चाहिए? तो ट्रांसफ़र जो होगा वो हमारा रेसिडेंशियल हाउस का होना चाहिए। ये हम लोग शुरू में ही हेडिंग में पढ़ चुके थे। किसका होना चाहिए ट्रांसफ़र? रेसिडेंशियल हाउस का। इसमें बिल्डिंग्स एंड लैंड अपॉर्टेनेंट देयरटू। मतलब जब भी हम रेसिडेंशियल हाउस का बात करेंगे इसका मतलब ये होगा कि हम बिल्डिंग के साथ साथ ज़मीन का भी बात कर रहे हैं। तो पहला हम ये समझें, पहला कंडीशन ये हुआ, पहला कंडीशन ये हमको बता रहा है कि पहला आपको ट्रांसफ़र होना चाहिए। किस चीज़ का ट्रांसफ़र होना चाहिए? आपका रेसिडेंशियल हाउस का ट्रांसफ़र होना चाहिए। और वो जो रेसिडेंशियल हाउस अगर हम बोल रहे हैं तो रेसिडेंशियल हाउस बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, ये इम्प्लाइड है। ठीक है, होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। दूसरा, ये एक लॉन्ग टर्म एसेट होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, ये जो हाउस ट्रांसफ़र हो रहा है उसका इनकम, ये जो हाउस रेसिडेंशियल हाउस जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसका इनकम चार्जेबल होना चाहिए। किस हेड में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। कंडीशंस हम लोग देख रहे हैं जो कि सेक्शन 54 का कंडीशन है। उसमें पहला कंडीशन ये बोलता है कि हम ट्रांसफ़र करेंगे। किस चीज़ का ट्रांसफ़र होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस का। और रेसिडेंशियल हाउस का क्या है मतलब हम लेकर के चलेंगे? मतलब रेसिडेंशियल हाउस का मतलब ये होगा कि वो बिल्डिंग हो सकती, बिल्डिंग के साथ लैंड, बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। दूसरा कि वो लॉन्ग टर्म एसेट होने चाहिए। फाइन। तीसरा कि जो भी इनकम होगा वो शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो या यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। आइए, फोर्थ कंडीशन, सेक्शन 54 का कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। उसका उसका फोर्थ कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान यहाँ थोड़ा फोकस अपना ज़्यादा दीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। वैसे भी वो सब भी इम्पॉर्टेंट है बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आइए, फोर्थ कंडीशन ये कहता है कि अगर कैपिटल गेन, इफ़ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, इफ़ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, बेचने पे जो कैपिटल गेन हो है वो एक्सीड कर जा रहा है, एक्सीड कर जा रहा है 2 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, तो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? वन रेसिडेंशियल हाउस, ध्यान दीजिएगा, वन रेसिडेंशियल हाउस
या तो परचेज करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे। सर ठीक है, या तो परचेज करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है। अगर परचेज करेंगे तो विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 years after the date of a transfer। देखिए मैं स्लो जा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो और डिटेलिंग आपको समझ में आए। सॉरी। तो देखिए कंडीशन चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें ये पढ़ रहे हैं कि अगर कैपिटल गेन, अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस और कैपिटल गेन एक्सीड हो जा रहा है 2 करोड़ से, तो इस केस में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए हम एक रेजिडेंशियल हाउस, ध्यान दीजिएगा रेजिडेंशियल हाउस ही, हमें एक रेजिडेंशियल हाउस या तो परचेज करना होगा या कंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, तो पहले परचेज का देख लेते हैं। अगर परचेज कर रहे हैं तो हमको 1 साल पहले परचेज कर लेना है। कब से? डेट ऑफ अ ट्रांसफ़र के, या फिर 2 साल बाद हमको परचेज करना है। और कंस्ट्रक्ट में हमें 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट कर लेना होता है, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोग को कहीं भी किसी भी पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा। ठीक है, तो कंडीशन, पहला कंडीशन ये हम लोग देख लिए कि अगर कैपिटल गेन ट्रांसफ़र होता है और वो एक्सीड, कैपिटल गेन का अमाउंट एक्सीड हो जाता है 2 करोड़ का, तो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए हमको एक रेजिडेंशियल हाउस या तो खरीदना पड़ेगा। तो ख़रीदने के लिए हमको या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र के 1 साल पहले ख़रीद लो, ठीक है, या फिर उसके 2 साल के बाद ख़रीद लो। और कंस्ट्रक्ट अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 3 साल के अंदर अंदर, डेट ऑफ ट्रांसफ़र के 3 साल के अंदर अंदर आप उसे कंस्ट्रक्ट कर लो। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, सेक्शन 54 कंडीशंस। ठीक है, पहला हम लोग देखे थे कि अगर कैपिटल गेन, इसे पिछले जो वाले पोर्शन में उसमें ये देखे थे कि अगर कैपिटल गेन एक्सीड कर जाता है आपके 2 करोड़ से, तब का क्या था। अब देखेंगे कि इफ़ कैपिटल गेन does not exceed रुपी 2 करोड़, सॉरी, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। ठीक है, इससे पहले वाले पोर्शन में हम लोग ये देखें कि कैपिटल गेन अगर एक्सीड हो जाता है 2 करोड़ से ज़्यादा का, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कैपिटल गेन अगर एक्सीड नहीं हो रहा है 2 करोड़ से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन है कि हम लोग डू रेसिडेंशियल हाउस, टू रेसिडेंशियल हाउसेस या तो परचेज कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरह का बात है,
जैसे पिछले बार में, लेकिन यहाँ बस एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये 2 वाला पोर्शन, कि अगर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो हम 2 रेसिडेंशियल हाउस या तो परचेज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद इन। परचेज कब कर सकते हैं? या तो विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 years after the date of transfer। होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद इन 3 years from the date of ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ जो फोकस देने वाला पॉइंट है वो ये है कि अगर कैपिटल गेन एक्सीड नहीं करेगा 2 करोड़ से ज़्यादा तो हम 2 रेसिडेंशियल हाउस, या मेरे प्लीज़ पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, 2 रेसिडेंशियल हाउस हम परचेज कर सकते हैं 1 साल के भीतर या फिर आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफ़र के 2 साल बाद, और कंस्ट्रक्ट करना होगा विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, और अगर मैं क्लियर नहीं हूँ तो प्लीज़ अपना अपने राय आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग कंडीशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ बातें हैं जो सेक्शन 54 के बारे में जानना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट नोट्स, मैं इसे हेडिंग दे देता हूँ, इम्पॉर्टेंट नोट। तो सेक्शन 54 का इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 54 में ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग को कंसीडर करना चाहिए। तो पहला कि असेसी अगर ये ऑप्शन, अगर सेक्शन 54 को वो एक बार एक्सरसाइज कर चुका है, ठीक है, तो फिर वो दोबारा सब्सीक्वेंट ईयर्स में या उस पर्टिकुलर फिनंशियल ईयर में नहीं कर सकता है, कैन नॉट एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब असेसी अगर किसी भी असेसमेंट ईयर में ये एक्सरसाइज कर चुका है, ये ऑप्शन सेक्शन 54 एक्सरसाइज कर चुका है, तो फिर जो कि या तो परचेज वाला जो ऑप्शन था वो या फिर जो कंस्ट्रक्ट करने वाला ऑप्शन था वो, तो वो फिर सब्सिक्वेंटली फिर से इसको वापस से एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, या तो उस असेसमेंट में या कोई भी एनी फर्दर असेसमेंट ईयर में। दूसरा, अगर कोई भी असेसी सेक्शन 54 का बेनिफिट क्लेम कर रहा है, जैसे मान लीजिए 2 हाउस है, एक वो जयपुर में ले रहा है और दूसरा वो जोधपुर में ले रहा है, 1.5 करोड़ उसका वो कैपिटल गेन है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं लेस देन 2 करोड़ है, सॉरी लेस देन 2 करोड़ है। तो वो 2 हाउस या तो परचेज कर सकता है, 2 हाउस वो या तो वो परचेज कर सकता है या कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो मान लीजिए वो जोधपुर में और जयपुर में ऐसे जोधपुर और जयपुर में वो ये 2 हाउस अपना वो कर लेता है, तो वो फर्दर ये जो है वो प्रीवियस ईयर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर
21 और 22 का बात कर रहे हैं, तो फर्दर वो 22-23 में इसी चीज़ को वो मुंबई या पुणे में नहीं कर सकता है। ठीक है, आप समझिए, मतलब कि ये जो सेक्शन 54 है, ये बस वन टाइम होता है, वन टाइम एक्सरसाइजेबल होता है, उस दोबारा हम इसे नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर कब तक? बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो फिर एक ऑप्शन है, एक अनदर ऑप्शन है कि हम लोग कैपिटल गेन के अमाउंट को, ठीक है, कैपिटल गेन के अमाउंट को हम लोग डिपॉजिट कर देंगे। किसमें? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CGAS भी कहते हैं। तो ये सब इतने सारे पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है, कि क्या क्या ऐसे ऐसे कंडीशन, अभी जो हम लोग पढ़े वो सारे कंडीशंस थे कि कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे, तब जाके सेक्शन 54 हम लोग अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये समझ लिए कि ये किस पे एप्लीकेबल है। दूसरा, हम लोग ये समझे कि इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। और तीसरा, हम लोग ये देखेंगे कि इसकी क्वांटम क्या है, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, ये हम लोग देखेंगे। तो क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन में हम लोग ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, तो इस केस में एंटायर LTCG एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब हम जो भी कॉस्ट नया हाउस का कॉस्ट है, वो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, ठीक है, या तो बराबर हो या फिर ज़्यादा हुआ, तो जितना LTCG था, मतलब कैपिटल गेन जितना था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो सारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब दूसरे सिनारियो में आते हैं, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन के। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन के दूसरे सिनारियो में आते हैं, तो वो बोलता है अगर कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, ठीक है, ये रेसिडेंशियल का ही बात हो रहा है, कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस अगर वो लेस देन है LTCG के, तो LTCG एग्जेम्प्ट होगा कब, कितना तक? टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस। होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। ठीक है,
मतलब अगर कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस वो कम है लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो हम उतना ही एग्जेम्पशन देंगे जितने कि नए हाउस में इन्वेस्ट कर दिया गया है। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसे क्लियर कर दूँ। एक केस ये भी अराइज हो सकता है कि मान लीजिए जो नया एसेट न्यू रेजिडेंशियल हाउस है, ठीक है, वो 3 साल होने से पहले ही, बिफोर 3 इयर्स, उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या होगा इस केस में? इस केस में ये है कि जितना भी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था, ठीक है, जिस साल ये वायलेशन हुआ उस साल उतना से वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो नया रेजिडेंशियल हाउस है वो 3 साल से पहले हम उसे ट्रांसफ़र ना करें। अगर ये ट्रांसफ़र होगा तो जिस साल वो हुआ है, जितना पहले साल टैक्सेबल हुआ होगा, वो जिस साल होगा उस साल, जिस साल हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे उस साल उसको LTCT मान करके हम लोग वापस से टैक्स लगा देंगे। तो सेक्शन 54 इतना ही था। होप मैं क्लियर हुआ होऊंगा और मेरे एफ़र्ट आपको अच्छे लगे होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले फ़र्दर वीडियो डालने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। लाइक बटन आपके लिए है, और जो भी आपके सजेशन या रिकमेंडेशन होंगे प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।